औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस्तेकाम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गवर्नर जनरल की हैसियत से कोशिशों का जायज़ा ले रहे थे। अगला उसमें पॉइंट है सिविल सर्विस की तंजीमें नौ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिविल सर्विस की तंजीमें नौ के लिए तजर्बाकार और दयानतदार सरकारी अफसर चौधरी मोहम्मद अली को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया और उन्होंने इसमें दूरस्त तब्दीलियाँ की। उन्होंने इसके लिए सेक्रेटेरिएट कायम किया। ये वही मोहम्मद अली थे जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और ये वही मोहम्मद अली थे जिन्होंने शब रोज़ की मेहनत से पाकिस्तान का पहला आइन 1956 जो था वो पेश किया। अगला पॉइंट है जी निज़ाम तालीम। निज़ाम तालीम की इस्लाह। निज़ाम तालीम को मुल्की तरक्की में बुनियादी हैसियत हासिल होती है। कायद-ए-आज़म ने निज़ाम तालीम को नतीजा ख़ेज़ और पाकिस्तान के मुनासिब हाल बनाने के लिए कराची में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उससे ख़िताब करते हुए फरमाया कि हमें अपनी तालीमी पॉलिसी और प्रोग्राम को ऐसे खतूत पर चलाना चाहिए जो हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक, मतलब उसमें 3 तजावीज़ दी कि ऐसे खतूत पर चलाना चाहिए जो लोगों के मिजाज के मुताबिक हो। यानी इट्स वेरी नेचुरल साइकोलॉजिकल ये चीज़ है, फितरी चीज़ है कि इंसान उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो उसके मिजाज के मुताबिक हो, लेकिन शर्त ये है कि मिजाज इंसान का पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा जो शर्त है वो ये है कि वो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन और तहज़ीब व सकाफ़त से हमांग हो, उसके मुताबिक हो। और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया में होने वाली वसी तरक्कियों और जदीद तकाज़ों को पूरा कर सके। यानी ऐसी तालीम हम हासिल करें कि अपने नौजवानों को ऐसी तालीम दें कि एक तो जो लोगों के मिजाज के मुताबिक हो ताकि लोग उसकी तरफ आएँ, दूसरा उनकी तहज़ीब और तारीख़ को साथ लेकर चले, तहज़ीब व तमद्दुन को, और तीसरा ये है कि दुनिया में होने वाली जदीद तकाज़ों, जदीद तब्दीलियों के मुताबिक हो। यानी वो हमें अप टू डेट करके रखे, दुनिया के साथ चलाए। ये ना हो कि हम बैकवर्ड, हम तारीख़ में रहें, और ये भी नहीं है कि हम दुनिया की तरक्की में इतने आगे चले जाएँ कि तारीख़ को भूल जाएँ। तारीख़ और अपनी हिस्ट्री और अपना फ्यूचर दोनों को साथ लेकर अपने इसमें प्रेजेंट में रहें। ठीक है जी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तलबा से खिताब। और तलबा जो होते हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक वो नौजवान और तालिब इल्म वो किसी भी कौम की एक एक मेन पावर होती हैं, आने उसका फ्यूचर होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वो तबका होता है जिसने आगे जाकर फ्यूचर संभालना होता है। तो कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान की जंग, अलीगढ़ कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसतुल इस्लाम के तलबा के जोशो खरोश और अज़्म हौसला से जीती थी। यानी ये हमेशा उनके शाना बशाना होते थे ये वाले तालिब इल्म। इसलिए कायद-ए-आज़म तलबा को कौम का सबसे कीमती सरमाया और पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ ख्याल करते थे। तो आपने उनसे खिताब करते फरमाया कि पाकिस्तान को अपने नौजवानों पर फ़ख्र है और आप ही पाकिस्तान के कल के मेमार हैं। इसलिए इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करके मुनासिब तालीम और मुनासिब तरबियत हासिल कीजिए। मुनासिब तालीम और मुनासिब तरबियत हासिल कीजिए। अगला पॉइंट है जी हमारा सरकारी मुलाजमीन को सब्र व तहम्मुल की तलकीन। सरकारी मुलाजमीन को सब्र व तहम्मुल की तलकीन। तो कायद-ए-आज़म ने सरकारी अफसरों में पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा उजागर करने और मुश्किल हालात में सब्र सुकून के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने की लगन बढ़ाने के लिए इनसे खिताब किया। और आपने 11 अक्टूबर 1947 को फरमाया कि नई मुमलिकत के मसाइल का जिक्र करने के बाद पंजाब और भारत के दूसरे इलाकों के अलमनाक हालात का तज़किरा किया और फिर इन मुलाजमीन के साथ इज़हार हमदर्दी किया जिनके रिश्तेदार फसादात में शहीद हो गए थे। और उन्होंने कहा कि इन हालात में हमें हिम्मत हारने की बजाय नए हौसले से काम करना चाहिए, और सिर्फ हौसले और सब्र सुकून के साथ काम करके हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मलियामेट कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जी कौम को काम 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 की तलकीन। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहुत मशहूर सेइंग है कि काम काम काम। तो पाकिस्तान की इमारत को, बल्कि इस मुत्तहिदा मुमलिकत की इमारत को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर कायम करने के लिए आपने फरमाया कि काम काम और हर वक्त काम की ज़रूरत है। और ये
जदोजहद बेलौस कारकर्दगी और फ़राइज़ से लगन का ज़माना है। जब हम काम के फ़ॉर्मूले पर अमल करते ये काम करेंगे तो मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह ताला हमारा है। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है इस सिलसिले में वो है आवाम के एतमाद की बहाली। आवाम के एतमाद की बहाली। पाकिस्तान की नई मुमलिकत को जिन बेशुमार मुश्किलात और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, इसने आवाम के हौसलों पर बहुत बुरा असर डाला था। और आपने 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में लाहौर के मुसलमानों के एक अजीम इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया कि हमने अपनी मनपसंद मंजिल हासिल कर ली और एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान कायम कर लिया है जो दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है। कोई कौम बगैर तकलीफ़ और कुर्बानी के आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। और हाल ही में जो बड़े सगीर में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि हम बेशुमार मुश्किलात और तकलीफ़ में घिरे हुए हैं, लेकिन मैं बड़े एतमाद से ये बात कह सकता हूँ कि जुर्रत, एतमादी और खुदा के फजल करम से हम कामयाब और कामरान होंगे। हम कामयाब व कामरान होंगे। और आपने क्या फरमाया कि जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है तो मुसलमान कौम की रिवायात ये नहीं कि वह मसाइल से घबरा जाएँ, बल्कि ये हैं कि मसाइल जितने भी ज़्यादा हों वो अपनी हिम्मत उतनी ही बुलंद रखते हैं और तारीफ़ में इसी के ये मिसालें हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला है कुरान से रहनुमाई। आपने फरमाया कि हमारी मुश्किलात बेमिसाल हैं, हमारी मुसीबतें तकालीफ़ बेअंदाज़ा हैं। इस तकलीफ़ के दौर से हम कामयाबी के साथ गुज़र जाएँ। हमारे दुश्मनों ने हमारे ख़िलाफ़ गहरी साजिश की है, हमें इसका मुकाबला करना है, हमें कुफ्र की इन ताकतों का मुकाबला करना है जिसके लिए खुदा ने हमें हिम्मत और एतमाद की दौलत से नवाजा है। अगर हम कुरान पाक को अपनी हिदायत का सरचश्मा बनाए रखें तो इंशाअल्लाह ताला आखिरी फ़तह हमारी होगी। इंशाअल्लाह आखिरी फ़तह हमारी होगी। अगला है जी इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम के मक़ूला पर अमल। और आपने फरमाया कि इस्लाम की तारीख़ जुर्रत, हिम्मत और इस्तक़लाल की मिसालों से भरी हुई है। मुझे यकीन है कि 7 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ये मजबूत और यकजहत कौम किसी चीज़ से डरने वाली नहीं। आपका फ़र्ज़ है कि आप काम करें तो हम कामयाब होंगे। और हमें तंजीम, इत्तेहाद और यकीन मोहकम के मक़ूला को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इसको याद रखेंगे तो इससे हम अपनी कौम को ढारस भी देंगे और इसी से हमारा एतमाद भी बहाल होगा। तो ये चीज़ें इन इन काम 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 का जज्बा, फिर उनके काम की अप्रिसिएशन, फिर इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम का मक़ूला देकर उन्होंने कौम के एतमाद को क्या किया, बहाल किया। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत। तो कायद-ए-आज़म के कोशिशों से पाकिस्तान 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। सिर्फ अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की रुकनीत की मुखालफत की। पाकिस्तान जल्द ही दीगर आलमी इदारों का रुकन भी बन गया। उसके बाद है सिफारती तल्लुक़ात की बहाली। पाकिस्तान ने सबसे पहले दौलत मुश्तरका के साथ अपने तल्लुक़ात कायम किए और वहाँ अपने हाई कमिश्नर मुकर्रर किए। अमेरिका और रूस के साथ भी तल्लुक़ात कायम किए, इस्लामी ममालिक में सफ़ीर बनाकर भेजे और इस तरह पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से सिफारती तल्लुक़ात की तालमेल बढ़ गई। उसके बाद है जी आलम इस्लाम से तल्लुक़ात। कायद-ए-आज़म ने मलिक फ़िरोज़ खान नून को अपना ख़ुसूसी सफ़ीर बनाकर इस्लामी ममालिक के दौरे पर भेजा और राजा गज़नफ़र अली ख़ान को ईरान में सफ़ीर बनाकर भेजा, जिनकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान में महाजिरीन की बहाली के लिए इमदादी फ़ंड फराहम किया। और कायद-ए-आज़म ने अगस्त 1948 में ईद उल फ़ितर के मौके पर आलम इस्लाम से मुखातिब होकर कहा कि हमें फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और कश्मीर के मतलब अपनी आँखें बंद नहीं करना चाहिए। यानी वो तमाम आलम इस्लाम को यकजा होने की दावत देते रहे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है जी मईशत के, अगला पॉइंट है स्टेट बैंक का क़याम। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के पास बैंकारी और करेंसी का निज़ाम
موجود نہیں تھا، لہٰذا 1948 کے آغاز میں قائد اعظم نے زاہد حسین کو اسٹیٹ بینک اور کرنسی کی تکمیل کے لیے مقرر کیا، اور 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کی تقریب میں شمولیت کے لیے آپ زیارت سے کراچی پہنچے، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریب تھی، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے قیام سے معاشی نظام سے بیرونی تسلط کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی قبائلی علاقوں سے افواج کی واپسی۔ انگریز قبائلی علاقوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اصل میں وہ ان کی بہادری سے ڈرتا تھا۔ تو علاقوں میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان علاقوں میں فوجی چھاونیاں قائم کی ہوئی تھیں، اور وہاں پر اپنے فوجی چھوڑے ہوئے تھے۔ تو ان علاقوں میں جو فوج کا انگریز کا نمائندہ ہوتا تھا اسے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کہتے تھے، اور پولیٹیکل ایجنٹ کیا کرتا تھا کہ ان قبائلوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور انگریزوں کو ان سے کم خطرہ لاحق ہو۔ تو قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان علاقوں سے فوج واپس بلا لی، اور قبائل کو سمجھایا کہ پاکستان ان کا اپنا ملک ہے، اور ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو پاکستان کے علاقوں کے دیگر علاقوں کے باشندوں کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی معیشت کی بحالی۔ معیشت کو نظام مملکت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی، نئی مملکت کو معاشی بدحالی کا سامنا تھا، بھارت پاکستان کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بھارت نے پاکستان کے اثاثوں میں سے، یعنی جو ٹوٹل اثاثے تھے نا ہندوستان کے، وہ 75 کروڑ تھے، اور ان میں سے پاکستان کا حصہ جو تھا وہ 50% بنتا تھا، تو انہوں نے صرف 20 کروڑ ادا کیے۔ قائد اعظم نے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو مالی سمجھوتے کے لیے بھارت بھیجا، اور اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان ایک مالی سمجھوتا ہو گیا، ورنہ اس وقت بھارت کی پالیسی تو اس طرح کی تھی کہ وہ ان کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اور پاکستان کو کراچی میں نئی مرکزی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی، اس کے دفاتر میں ہر چیز کی ضرورت تھی، اور ہندیوں کا مقولہ کیا تھا کہ ایک تجھے اور دو مجھے، وہ ایک تجھے اور دو مجھے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ لیکن قائد اعظم نے انتہائی عقل مندانہ طریقے سے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو مالی سمجھوتے کے لیے بھیجا، اور اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان میں مالی سمجھوتا جو تھا وہ ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا ہے جی صنعتی ترقی۔ تقسیم کے وقت ہندوستان میں 921 بڑے کارخانے موجود تھے، جن میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 34 آئے۔ 921 میں سے 34 آئے، اور وہ بھی اس حالت میں تھے کہ وہ خستہ حال تھے، اور جاتے ہوئے جو تھے وہ بیشتر انتظامیہ وہ مشینیں وغیرہ ناکارہ کر گئی تھیں، اور جو کام کی چیزیں تھیں وہ ساتھ رہ گئی۔ تو قائد اعظم نے صنعتی ترقی اور معیشت کی بحالی کے لیے پھر کیا کیا، دن رات کام کیا، اور کیونکہ وہ پاکستان کو ایک صنعتی ملک دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے دسمبر 1947 میں پاکستان کی پہلی صنعتی کانفرنس بلائی، اور اس میں پاکستان میں صنعتیں لگانے پر غور کیا۔ اس سے پہلے آپ نے 16 ستمبر کو ویلیکا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بنگال آئل ملز کا افتتاح کیا، اور یوں صنعتی ترقی کی طرف مملکت پاکستان کا قدم بڑھایا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی قومی زبان۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد تحریک پاکستان کے اندر ہی قیام پاکستان سے پہلے ہی تحریک پاکستان کے اندر قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان کی واحد زبان جو ہے وہ نمائندہ زبان وہ اردو ہوگی، اور جب 1867 میں اردو زبان کے خلاف ہندوؤں نے ایک منظم تحریک چلائی، تو اس وقت قائد اعظم یہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ چنانچہ 24 مارچ 1948 کو اردو کو قومی زبان قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مختلف صوبوں میں باہمی رابطے کے لیے صرف ایک ہی زبان ہوگی، اور وہ اردو زبان ہے، اور کوئی اس کے علاوہ زبان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے واضح کیا کہ یہی پاکستان کی سرکاری زبان بھی ہونی چاہیے۔ یہ وہ زبان ہے جس کی نشو و نما میں برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے حصہ لیا۔ یہ وہ زبان ہے جو پاکستان کے طول و عرض میں سمجھی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف یہی زبان ہے جسے دوسری ہر صوبائی زبان کے مقابلے میں اسلامی ثقافت اور مسلمانوں کی روایت کی بہترین سرمایہ کی مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہی زبان ہے جو ہماری روایات کی مظہر ہے، اور یہی زبان ہے جو ہماری سرکاری زبان بن سکتی ہے۔ یہاں تک کافی ہے۔